दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 अक्टूबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लग रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि आने वाले दिनों में आप किराना दुकान से भी एलपीजी सिलेंडर खरीद सकते हैं। जी हां, दरअसल मोदी सरकार छोटे एलपीजी सिलेंडरों की खुदरा बिक्री को मंजूरी दे सकती है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दुकान पर एलपीजी बिक्री को अनुमति देने की योजना बनाई जा रही है। जी हां, खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ईपीएस के माध्यम से छोटी एलपीजी सिलेंडरों की खुदरा बिक्री की योजना पर विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि देश भर में लगभग 5,26,000 उचित मूल्य की दुकानें हैं। उसके बाद बात करते हैं कि पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद के बयान पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसा है, यानी कि लपेटा है। जहां क्रिकेट मैच में मिली जीत को इस्लाम की जीत बताने पर हैरानी जताते हुए ओवैसी ने पूछा है कि आखिरकार इस्लाम का क्रिकेट मैच से क्या लेना देना। उन्होंने कहा है कि इन पड़ोसियों को कुछ समझ नहीं आता है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग वहां पाकिस्तान नहीं गए, नहीं तो इन पागलों को हमें देखना पड़ता। जहां पाकिस्तान के गृह मंत्री पर सीधा हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, अपने मुल्क को चीन के पास गिरवी रखते हो और इस्लाम की बात करते हो। उस चीन को जिसने 20 लाख मुसलमानों को कैद में बंद कर दिया है, जिनको जबरन सूअर खिलाया जा रहा है। एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान का माहौल उड़ाते हुए कहा है कि तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, मोटरसाइकिल का टायर नहीं बना सकते, भारत बहुत आगे है, इसीलिए हमसे पंगा ना लो। ओवैसी ने क्रिकेट का जिक्र करते हुए कहा है कि ये हमारे घर का मामला है, हम घर में समझ लेंगे, हमें पाकिस्तान की नसीहत की जरूरत नहीं है। साथ ही क्रिकेटर की समर्थन करते हुए ओवैसी ने कहा है कि मैं मोहम्मद शमी को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं कि प्यारे, ऐसा बॉलर दोबारा नहीं मिलेगा। जी हां, आपको बता दें कि भारत रविवार को T20 विश्व कप मैच में पाकिस्तान से हार गया था और शमी सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए थे, जिन्होंने 3.5 ओवर में 43 रन लुटाए। आपको यह भी बता दूं कि ओवैसी ने इससे पहले भी शमी के समर्थन में टिप्पणी करते हुए कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ मिली हार के बाद शमी की हो रही आलोचना से पता चलता है कि देश में मुसलमानों के खिलाफ कट्टरता और नफरत कितनी बढ़ गई है। दोस्तों ये रसगुल्ले, गुलाब जामुन और मोतीचूर के लड्डू देखकर मुंह में पानी आ जाना स्वाभाविक है। जब आप भी देखते होंगे तो आपके भी मुंह में पानी आ जाता होगा। लेकिन लाल गुलाब जामुन भी मिलावट से अछूता नहीं है। ये तो कंप्लीट पाउडर से तैयार होती है, जिसको दूध और घी से बनी मिठाई समझकर आप गटक जाते हैं। वही हाल रसगुल्ले और फिर मोतीचूर की भी है, मगर दुकान से खरीद कर खाने से पहले काफी सतर्कता और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मिलावट के सौदागर मिठाई के नाम पर धीमा जहर बांट रहे हैं, जो आपकी जिंदगी के लिए भारी पड़ सकता है। सालों भर मिलावट का यह धंधा पर्व त्योहार पर तो तेजी और भी बढ़ जाता है। स्थानीय स्तर पर मिलावट खोर काफी सक्रिय हैं। सबसे ज्यादा खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही है। मिलावट के दूध और दूध से बनी मिठाइयों में मिलावट का धंधा तो सर्वविदित है, यानी कि सबसे ज्यादा है। जी हां, आपके स्वास्थ्य से सीधा खिलवाड़ हो रहा है, मगर जान का सौदा करने वाले धंधेबाज पर उस हिसाब से प्रशासनिक कार्रवाई नहीं दिख रही है। आलम यह है कि धंधेबाजों के हौसले और भी बढ़े हुए हैं। आम लोगों का कहना है कि दूध, मिठाई और मसाले के अलावा भी दैनिक उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ भी मिलावट से अछूता नहीं है। यह कह सकते हैं कि मिलावट का अंश हमारे शरीर में हर रोज उतर रहा है, लेकिन हमें इसकी कोई फिक्र है, ना ही सरकार को इसकी कोई फिक्र है। दोस्तों सड़क हादसे को कम करने के लिए केंद्र सरकार कई मोर्चे पर एक साथ काम कर रही है। अब केंद्र सरकार ने ट्रक बस ड्राइवरों का दृष्टि दोष दूर करने के लिए राष्ट्रव्यापी मेगा नेत्र जांच शिविर श्रृंखला शुरू करने का फैसला किया है। इसमें सरकारी और गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जाएगा। इसके तहत शहरों, कस्बों में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे व्यावसायिक वाहन ड्राइवरों की नेत्र जांच करके नजर के चश्मे दिए जाएंगे। इस फैसले का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना है। एक ताजा अध्ययन में
सामने आया है कि 40% ड्राइवरों की नजर कमजोर हो चुकी है, जिनकी सड़क पर 20 से 30 मीटर दूर का साफ नजर नहीं आता। ये अलग बात है कि वे रात में भी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर फर्राटा भरते नजर आते हैं। इस गंभीर समस्या को देखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पहली बार श्रृंखलाबद्ध राष्ट्रव्यापी नेत्र जांच शिविर अभियान चलाने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने 26 अक्टूबर को एनआरएससी सहित सभी एनजीओ से इस बात को लेकर प्रस्ताव मांगे हैं, जिसकी अंतिम तारीख 15 नवंबर है। इसके बाद नेत्र जांच यानी कि आंख जांच शिविर लगाने की श्रृंखला नए साल में जनवरी से शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर आप ड्राइवर हैं तो फिर आपकी आंखों की जांच की जाएगी, वो भी सरकार के द्वारा फ्री में। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को लोक आस्था के महापर्व छठ को देखते हुए छठ घाटों का निरीक्षण किया। जहां इस क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्टीमर से गांधी घाट से पटना सिटी के कंगन घाट तक गंगा घाटों का दौरा किया और इसके बाद दानापुर से नासरीगंज तक भी गंगा घाट पहुंचे। जहां निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घाटों की सफाई, सुरक्षा एवं स्वच्छता के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि छठ व्रतों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छठ घाटों का निर्माण किया जाएगा, जिससे अधड़े देने में कोई भी परेशानी ना हो। उन्होंने बैरिकेडिंग के भी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में सेब की खेती की जाएगी। जी हाँ, इसके लिए 45 डिग्री तापमान में पैदा होने वाले सेब की प्रजाति विकसित की गई है। जहाँ करीब 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इसकी शुरुआत होगी। इसमें 10 हेक्टेयर रकबा में कृषि विभाग और 10 हेक्टेयर पर इसमें रुचि रखने वाले किसानों से इसकी बागवानी कराई जाएगी। विभाग किसानों को 50% के करीब सब्सिडी देगा। 1 हेक्टेयर में करीब 2.5 लाख रुपए की लागत आएगी। विशेष उद्यान फसल योजना के अंतर्गत सेब की खेती को बिहार में नई फसल के रूप में प्रारंभ करना है। कृषि विभाग का मानना है कि सेब एक शीतोष्ण फल है, यानी कि कम तापमान वाली फल है। बिहार का मौसम भले ही इसके अनुकूल नहीं है, लेकिन सेब की हरिरम 99 प्रजाति को विकसित किया गया है। इस प्रजाति का सेब बिहार के मौसम में पैदा किया जा सकता है। औरंगाबाद, वैशाली, बेगूसराय और भागलपुर में किसानों को सेब की बागवानी का अनुभव बेहतर रहा है। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर महीने तक बिहार के करीब 11 जिलों में सीएनजी स्टेशन खोले जाएंगे। इसकी जानकारी परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने दी है। जी हां, खबर के अनुसार बिहार के औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, जहानाबाद, भोजपुर, रोहतास, कैमूर और गया में दिसंबर माह तक सीएनजी स्टेशन खोलने की कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर तैयारियां चल रही है। आपको बता दूं कि इन शहरों में सीएनजी स्टेशन खोलने से लोगों को काफी फायदा होगा, क्योंकि इन शहरों के लोग पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से काफी परेशान हैं। ऐसे में ये लोग अपनी गाड़ियों में सीएनजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे प्रदूषण भी कम होगा। मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान समय में पटना में 12 सीएनजी स्टेशन है, जबकि बेगूसराय में 2, रोहतास, गया और नालंदा में एक सीएनजी स्टेशन काम कर रहा है। बहुत जल्द बिहार के अन्य शहरों में भी सीएनजी स्टेशन काम करने लगेगा। दोस्तों, बिहार में आरजेडी कांग्रेस के बीच गठबंधन टूटने की खबरों को लेकर बीते दिनों कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से बातचीत की, जहां दोनों के बीच 10 मिनट तक कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। इस बारे में लालू प्रसाद यादव ने बुधवार को ट्वीट करते हुए बताया है कि मैंने सोनिया गांधी से बात की है। उन्होंने मुझसे मेरी कुशल क्षेम के बारे में पूछा। मैंने कहा है कि मैं ठीक हूं। आपकी पार्टी एक अखिल भारतीय पार्टी है, इसलिए सभी समान विचारधारा वाले लोगों पार्टियों को एक मजबूत विकल्प बनाने के लिए बैठक बुलानी चाहिए। दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के मुझे गोली मरवा देने वाले बयान को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए बुधवार को कहा कि ये हास्यास्पद है कि मुख्यमंत्री और गृह विभाग का प्रभार संभालने वाले बिहार के मुख्यमंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं। नीतीश ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के विसर्जन वाले बयान पर मंगलवार को कहा था कि मुझे गोली मरवा दे, सबसे अच्छा यही होगा। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने भी इसके जवाब में कहा था कि हम आपको क्यों गोली मरवाएंगे, आप खुद ही मर जाएंगे। इसी को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि यह हास्यास्पद है कि बिहार के मुख्यमंत्री, जिनके पास गृह विभाग भी है, इस तरह के बयान दे रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं तो फिर लोग बिहार में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति की कल्पना कर सकते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर तंज कसते हुए चिराग पासवान ने कहा कि इस तरह के बयान देने के बजाय मुख्यमंत्री को बिहार में बढ़ते अपराध ग्राफ की जांच के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। चिराग पासवान ने बिहार की कानून व्यवस्था के प्रति भी चिंता जाहिर की है।
दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। जी हां, उन्होंने कहा है कि दिखाने को एक काम नहीं पर गिनाने को हजार बहाने हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि 76 घोटालों की सरताज, सरकार में भ्रष्टाचार, अफसरशाही, बेरोजगारी, व्यवस्था बदहाली और जनता की समस्याओं के प्रति बेपरवाही आसमान पर है। दिखाने को एक काम नहीं है पर गिनाने को हजार बहाने हैं। नीतीश जी का बस चले तो पिछली सरकार पर क्या बल्कि पौराणिक पात्रों पर भी अपनी शिथिलता का दोष मरवा देंगे। दोस्तों, बिहार में अगले 2 दिन में पारे में गिरावट आएगी, जहां खासकर न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक नीचे आएगा। जहां बिहार में मौसम अभी शुष्क बना हुआ है। बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में आंशिक बारिश हुई है, लेकिन धीरे धीरे उस क्षेत्र में भी मौसम साफ होगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में पारा 2 डिग्री तक नीचे आ सकता है। जहां सीमांचल, मिथिलांचल, पटना सहित बिहार में उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अभी कुछ दिन कोहरे की स्थिति नहीं बनने वाली है, लेकिन सुबह शाम ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। जैसे सीमांचल, मिथिलांचल और पटना में गुरुवार को यानी कि बृहस्पतिवार को कल दिन में बेहतर धूप खिली। जहां न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना रहा। जहां पटना का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सीमांचल में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। नटवर लाल, यदि किसी शख्स को इस शब्द से संबोधित किया जाए तो लोग एक बारगी उसकी तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि यह कितना बड़ा ठग होगा। जिस व्यक्ति को नटवर लाल का तमगा मिला है वह भी बिहार का ही है। और अब मुजफ्फरपुर में 2 राज्यों की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करके एक और नटवर लाल को दबोचने में सफलता हासिल की है। इस कार्रवाई में मुंबई पुलिस और बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की पुलिस शामिल रही है। मुजफ्फरपुर जिले के फतेहाबाद से शमशाद नामक युवक को मुंबई पुलिस अपने साथ उठाकर ले गई। मुंबई पुलिस का आरोप है कि शमशाद ने वहां 30 लाख रुपए की ठगी की है, जिसके बाद वह कई महीनों से फरार चल रहा था। इस गिरफ्तारी के बाद 30 लाख में से 16 लाख रुपए शमशाद के आवास से बरामद भी किए गए हैं, जो कैश में उपलब्ध थे। जब मुजफ्फरपुर के कथेनी थाना क्षेत्र के फतेहाबाद से स्थानीय पुलिस की मदद से मुंबई पुलिस ने मोहम्मद शमशाद को उसके घर से गिरफ्तार किया है और बताया है कि मुंबई से 30 लाख कैश की एक फ्रॉड मामले में पिछले कई महीनों से आरोपी फरार चल रहा था। जब मुंबई में शमशाद पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज था, इसी मामले में गिरफ्तारी भी हुई है। दोस्तों, बिहार में काहे की शराबबंदी है। जी हाँ, हर जगह शराब की भरमार है। हरियाणा से लेकर दूसरे राज्यों से खुलेआम शराब गांव गांव पहुंच रही है बिहार में, और सुशासन राज की उत्पाद पुलिस और जिला पुलिस को भनक तक नहीं लगती है। जी हाँ, हरियाणा से उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार में शराब से लदा ट्रक घुस जाता है और एक्साइज पुलिस को अता पता नहीं चलता। जी हाँ, मोतिहारी में उत्पाद पुलिस और 4 थानों की पुलिस की पोल खुली है। जी हाँ, एक्साइज विभाग के पास सिर्फ शराब के धंधे को बंद करने की जिम्मेवारी है, लेकिन वह काम भी नहीं कर रही है। जी हाँ, सरकार ने उत्पाद विभाग को हथियारबंद सिपाही से लेकर गाड़ी तक की व्यवस्था की है ताकि एनएच और गांव-गांव में पेट्रोलिंग की जा सके, लेकिन मोतिहारी में एक्साइज विभाग के अधीक्षक से लेकर सिपाही तक मौज में हैं। जहां उन्हें शराब सप्लाई की चैन तोड़ने से मतलब नहीं है, वे लोग तो अपनी धुन में लगे हुए हैं। जहां मोतिहारी उत्पाद विभाग के अधिकारी कर्मी तो अपनी कमाई में लगे हुए हैं, जहां तभी तो खुल्लम खुल्ला दूसरे राज्यों से शराब की सप्लाई हो रही है। जहां एनएच पर शराब लदा ट्रक 50 किलोमीटर की सफलता तय करके दूसरे जिलों में जा रहे हैं, जब फिर भी उत्पाद विभाग के अधिकारियों और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती है। हालांकि मुजफ्फरपुर सीमा पर अवस्थित मोतिहारी जिला की मेहसी पुलिस को जब पता चलता है तो शराब लदे ट्रक का पीछा किया गया। भागने के क्रम में ट्रक पानी भरे खेत में पलट गया और शराब की बोतलें और कार्टून पानी में तैरने लगी। दोस्तों, लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर पूरे बिहार में तैयारियां तेज कर दी गई है। इसे लेकर नगर विकास और आवास विभाग को खास निर्देश दिए गए हैं। विभाग की कोशिश है कि छठ व्रतियों को अधरे देने में कोई भी परेशानी न हो, इसीलिए अभी से व्यवस्थाएं तेजी से संवारी जा रही है। नगर विकास और आवास विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि पटना के पार्कों में स्थित अस्थायी तालाबों को चिन्हित कर लिया गया है। इसके अलावा अस्थायी तालाबों की जगहों को चिन्हित किया जा रहा है। गंगा घाटों के अलावा पटना के 45 पार्कों और तालाबों को चिन्हित किया गया है। विभाग के मुताबिक बिहार के सभी नगर निकायों में मिलाकर करीब 1400 नदी घाट और 3000 तालाबों को साफ सफाई करके उसे ठीक किया जा रहा है। जहां उनके कॉन्टैक्ट रोड को भी ठीक किया जा रहा है ताकि छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को आने जाने में दिक्कत ना हो। सभी नगर निकायों के अधिकारियों को दीपावली तक छठ घाटों और तालाबों पोखरों की अच्छी से साफ सफाई कराने के लिए कहा गया है।
दोस्तों, किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत दूधोंटी पंचायत की मन्ना टोले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। बेटे ने बुधवार की रात सुप्तावस्था में धारदार हथियार से वार करके माता और पिता की जान ले ली। जी हाँ, यानी कि अपने ही बेटे ने माँ बाप की हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर बेटा घर से फरार हो गया था। जहां घटना की जानकारी पर ग्रामीणों ने गुरुवार की सुबह हत्यारोपी बेटे को नदी किनारे से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी पर घटनास्थल पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने हत्यारोपी बेटे को गिरफ्तार करके मामले की जांच शुरू कर दी है। जहां घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि हत्यारोपी पुत्र मोहम्मद दिलदार रात में घरेलू विवाद के कारण अपने पिता फजलुर रहमान और माता जायना बेगम पर सोए हुए अवस्था में धारदार हथियार से वार करके उसकी जान ले ली। जब बेटा और पिता के बीच घरेलू विवाद चल रहा था, जब कुछ माह पहले हत्यारोपी बेटा दिल्ली से काम छोड़कर घर आया था और यहीं रह रहा था। जब पिता भी खेती करते थे जिसमें वह सहयोग करता था। घटना के समय पर हत्यारोपी बेटे के अलावा माता पिता एवं उसकी एक भाभी थी, लेकिन घटना के संबंध में सोई हुई उसकी भाभी को भनक तक नहीं लगी। जब सुबह घटना की जानकारी मिली, घटना के संबंध में एसडीपीओ अनवर जावेद अंसारी ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है। प्रथम दृश्य में घरेलू विवाद सामने आई है। दोस्तों, बिहार में बीजेपी विधायक पर जानलेवा हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 2 की संख्या में हमलावरों ने विधायक पर ईंट पत्थर से उन्हें निशाना बनाया। जहां हमले के बाद विधायक के हाथ, सीने, पेट और पैर में चोट लगी है। उनके बॉडीगार्ड्स ने इस हमले में उन्हें बचाया। इस दौरान हमलावर भागने में कामयाब हो गए। मामला भागलपुर जिले के तिलका मांझी थाना क्षेत्र का है। दरअसल झारखंड के गोड्डा से बीजेपी विधायक अमित मंडल अपने भागलपुर के जवारीपुर में स्थित आवास पर थे। रात के समय विधायक अपने घर के पास टहल रहे थे, तभी उन पर 2 लड़कों ने हमला किया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया है कि हमले के दौरान उनके बॉडीगार्ड्स बीच में आ गए। जहां उन्होंने विधायक को बचाने का प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान लड़के भाग निकले। घटना की जानकारी मिलते ही तिलक मांझी थाना अध्यक्ष राज रतन मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। जहां घायल हालात में विधायक को अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार हुआ। जहां पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश कर रही है। जहां घटना के बाद से इलाके में हरकत मच गया। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि अमित मंडल गोड्डा से बीजेपी विधायक है, यानी कि झारखंड के गोड्डा से बीजेपी के विधायक है। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत पर खुशियां और जश्न मनाने वाले लोगों को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार सख्त हो गई है। उत्तर प्रदेश में जब पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों पर योगी सरकार अब देशद्रोही का मुकदमा दर्ज कराएगी। आपको बता दें कि यूपी पुलिस अब ऐसे लोगों को चिन्हित करने में जुट गई है जिन्होंने पाकिस्तान के जीतने पर पटाखे और सोशल मीडिया पर खुशी का इजहार किया था। यूपी पुलिस ने पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वाले 5 अलग अलग जिलों से अब तक 7 लोगों को नामजद किया है, जिनमें से 3 आगरा, 3 बरेली और लखनऊ में 1 शख्स को पुलिस ने नामजद किया है। वहीं 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जहां इनके खिलाफ देशद्रोह के तहत केस चलेगा। आपको बता दें कि रविवार को दुबई में T20 वर्ल्ड कप मैच में भारत को पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा था। 2007 से लेकर 2016 तक हमेशा से ही भारत ने T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में पाकिस्तान को हराया है। सिर्फ T20 वर्ल्ड कप ही नहीं बल्कि 50 ओवर वर्ल्ड कप मिलाकर भी पाकिस्तान की भारत के खिलाफ ये पहली जीत है जो किसी वर्ल्ड कप में हुई है। दोस्तों, आयकर विभाग ने करोड़ों के टैक्स चोरी करने वाली एक कंपनी के 5 शहरों में मौजूद सभी ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। जहां छापेमारी की ये कार्रवाई इतनी व्यापक थी कि करीब सभी स्थानों पर दोपहर से शुरू हुई ये कार्रवाई देर रात तक चलती रही। जहां अब तक की शुरुआती जांच में करीब 60 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई है। हालांकि जांच पूरी होने के बाद आयकर गड़बड़ी का ये दायरा बढ़ाना तय माना जा रहा है। जहां बिहार मूल की अमरा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की पटना में 3 स्थानों के अलावा बिहेटा, न्यौरा तथा देश के 4 शहरों पुणे, कोलकाता, देवघर एवं मुंबई में स्थित सभी ठिकानों पर सघन छापेमारी हुई। दोस्तों, बिहार उपचुनाव 2021 को देखते हुए विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान इन दोनों विधानसभा क्षेत्र में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इन चुनावी सभा में उपस्थित थे। मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास का मॉडल की प्रशंसा करते हुए कहा कि कभी भारत के सबसे पिछड़े राज्य में शामिल रहा राज्य अब पूरे हिंदुस्तान में सुधारों का मॉडल बन गया है। जहां साल 2005 से पहले जो जंगल राज था
था, उस समय बिहार में लोगों को सरकार से मदद मिलने की कोई आशा नहीं रह गई थी। जब दशकों तक बिहार राज्य गरीबी, हिंसा और भ्रष्टाचार के लिए एक कहावत बन गया था। लेकिन ये स्थिति साल 2005 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने से पहले तक ही थी। नीतीश कुमार ने बिहार को भारतीय सुधारों के मॉडल के रूप में बदला। दोस्तों, रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें अगले हफ्ते दोबारा बढ़ाई जा सकती है। जब पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एलपीजी की बिक्री पर नुकसान बढ़कर 100 रुपये प्रति सिलेंडर हो गया है, जिसके चलते ये फैसला लिया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि कीमतों में बढ़ोतरी, जिसमें इजाफा कितना होगा ये सरकार की मंजूरी पर निर्भर करता है। अगर इजाजत दी जाती है तो ये सभी कैटेगरीज में 5वीं बढ़ोतरी होगी। इनमें घरों में इस्तेमाल होने वाली सब्सिडी वाली गैस, नॉन सब्सिडी वाली गैस और इंडस्ट्रियल साइज्ड गैस शामिल है। इसमें पिछली बार 6 अक्टूबर को एलपीजी के दाम में 15 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी। इससे जुलाई के बाद कीमतों में कुल बढ़ोतरी 90 रुपए प्रति 14 किलोग्राम पर पहुंच गई थी। इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने पीटीआई को बताया है कि सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनी को विक्रेता कीमत को लागत के साथ जोड़ने की इजाजत नहीं दी गई है और अंतर को कम करने के लिए किसी सरकारी सब्सिडी को अभी मंजूरी नहीं मिली है। दोस्तों, अब ट्रैफिक रूल को तोड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन होगा, क्योंकि एक डिवाइस आया है जिससे नजर रखी जाएगी। कोरोना काल के वक्त पुलिस के सामने एक बड़ी दिक्कत यह थी कि वे शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की चेकिंग नहीं कर सकती थी, क्योंकि संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा रहता था। इससे भारत की सड़कों पर शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन अब इसका तोड़ निकाल लिया गया है और अल्कोहल एनालाइजर से सड़क पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की पहचान होगी। इसमें पुलिस कर्मियों को पास जाने की जरूरत नहीं होगी। जब ग्वालियर की ट्रैफिक एसपी सर हितिका वासल, जिन्होंने दिल्ली ट्रैफिक इंफ्राटेक एग्जीबिशन में हिस्सा लिया था, उनका कहना है कि यह डिवाइस बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगी हमारे लिए, क्योंकि पुलिस वालों पर जो काम का दबाव है वह अब कम हो जाएगा। इस डिवाइस की पूरी रिपोर्ट वे अपने आला अधिकारियों को सौंपेंगी। उन्होंने बताया है कि इस डिवाइस में सेंसर लगे हुए हैं जो कि शराब पीने वाले लोगों की सांस से जल उठेंगे और तुरंत पुलिस उनका चालान काट सकेंगी। जिन्होंने इस प्रोडक्ट को डेवलप किया है, उनका कहना है कि पिछले 1 साल से वे इस पर काम कर रहे थे और कोरोना काल में सड़क पर की व्यवस्था परिस्थिति को समझते हुए देश को विकसित किया गया है। नीरज चोपड़ा और इसी इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहलवान रवि दहिया समेत खेल जगत के 11 दिग्गजों को खेल रत्न अवार्ड के लिए नामित किया गया है। जी हां, इस लिस्ट में बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन, हॉकी खिलाड़ी पी श्रीजेश और महिला क्रिकेटर मिताली राज का नाम भी शामिल है। जी हां, टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन, अनुभवी हॉकी गोलकीपर पी श्रीजेश और महिला टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज के नाम की सिफारिश भी चयन समिति ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए की है। दिग्गज फुटबॉलर सुनील छेत्री इस सम्मान के लिए चुने गए देश के पहले फुटबॉलर बने हैं। जब पिछले साल 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया, जबकि 2016 रियो खेलों के बाद 4 खिलाड़ियों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया था। दोस्तों, त्योहारों के इस सीजन में भारत में कोरोना के नए मामले में भले ही गिरावट दर्ज की गई हो, लेकिन पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में संक्रमण की रफ्तार में तेजी आ गई है। जहां खासकर पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के बाद से संक्रमण की रफ्तार में तेजी दिखी जा रही है। इसी का नतीजा है कि पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी सरकार को 24 परगना जिले में 3 दिन के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा। जब मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार दुर्गा पूजा के बाद से पश्चिम बंगाल में कोरोना के नए मामले बढ़ोतरी दिखी जा रही है। जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बंगाल के 24 परगना जिले में सोनापुर नगर पालिका इलाके में 3 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान केवल जरूरी सेवाओं को ही छूट दी गई है। दोस्तों, पहाड़ी राज्यों और आदिवासी बहुल क्षेत्र किसानों के हित में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कृषि उड़ान 2.0 स्कीम की शुरुआत की है। जहां सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को इस योजना की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य किसानों की आय को दोगुना करना है। किसान की आय दोगुना करने का यह मतलब नहीं है कि बाजार में उत्पादन की कीमत बढ़ जाए। जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि किसानों के उत्पाद को एक जगह से दूसरी जगह जल्द से जल्द पहुंचाने की भी व्यवस्था कर रही है ताकि कृषि उत्पाद नष्ट ना हो। सरकार ने कृषि उड़ान 2.0 की शुरुआत की है ताकि जल्द नष्ट होने वाले सामानों को कम से कम समय में दूसरी जगह
पहुंचाया जा सके। इससे सामान की बर्बादी भी कम होगी और ताज़ा सामान बेचकर किसान ज्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जो सामान पहले एक दिन या फिर 2 दिन में एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचता है, अब कुछ घंटों में ही पहुंच जाएगा। जहां इससे उपभोक्ता और किसान दोनों लाभान्वित होंगे। जहां सिविल एविएशन मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि कृषि उड़ान 2.0 योजना की शुरुआत के बाद सुदूर क्षेत्र में सामानों को जल्द से जल्द पहुंचाने की भी मदद मिलेगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पटना के गंगा नदी में 20 लाख छोटी मछलियां छोड़ी गई है। जहां बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने मछुआरों से यह अपील की है कि वे छोटी मछलियों का शिकार न करें। यदि छोटी मछलियां जाल में फंसती हैं तो उसे वापस गंगा नदी में छोड़ दें, उन्हें बड़ा होने दें, छोटी मछलियों को न मारें। मुकेश सहनी ने कहा कि मछलियों के गंगा में रहने से गंगा स्वच्छ और निर्मल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मत्स्य संपदा योजना पूरे देश में चलाई जा रही है। उसी के तहत बुधवार को 20 लाख छोटी मछली गंगा नदी में छोड़ी गई। जहां इस मौके पर बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने बताया है कि जब छोटी मछलियां बड़ी होगी तब मछुआरों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। जब मछली बड़ा होने पर सीधा लाभ मछुआरों को मिलेगा। उन्होंने बताया है कि यह कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। मुकेश सहनी ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पिछले दिनों 71,000 मछलियां नदी में छोड़ी गई। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर भी अगले साल 71 लाख छोटी मछलियों को गंगा नदी में छोड़ने का फैसला किया है। मुकेश सहनी ने बिहार के मछुआरा भाई से यह भी अपील की है कि छोटी मछलियों को मारे नहीं बल्कि उसे गंगा नदी में ही रहने दें। इस तरीके का अभियान वे पूरे बिहार में चला रहे हैं। दोस्तों, अगले महीने से केंद्र सरकार एक मेगा टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने जा रही है। जब बुधवार को देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सरकार अगले महीने से हर घर दस्तक वैक्सीनेशन अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत हेल्थ वर्कर्स सभी पात्र लोगों को घर घर जाकर के वैक्सीन की सेकेंड डोज लगाएंगे। इसके अलावा जिनको पहली डोज नहीं लगी है उन्हें वैक्सीन की पहली डोज भी लगाई जाएगी। यानी कि अगर आप अभी तक वैक्सीन की डोज नहीं लगाए हैं तो आपके घर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जाएंगे और आपको वैक्सीन लगा करके वापस आ जाएंगे। दोस्तों, पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। जहां राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि वे बताएं कि इसका डेटा किस किस के पास गया है। राहुल गांधी ने कहा है कि हमने पिछले संसद सत्र में भी ये मामला उठाया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले पर टिप्पणी की है, जिसके बाद हमें उम्मीद है कि सच जल्द सामने आ जाएगा। राहुल गांधी ने कहा है कि पेगासस का मामला देश के लोकतंत्र पर एक आक्रामक है, हमला है। संसद में हमने 3 सवाल उठाए थे। हमने पूछा था कि इसे किसने खरीदा था, किस किस के फोन टैप किए गए थे और किन किन पर इसका इस्तेमाल हुआ, क्या इसका डेटा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मिल रहा था। एक सूची आई थी जिसमें चीफ जस्टिस से पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों, भाजपा नेताओं और कई विपक्षी नेताओं के नाम थे। राहुल गांधी ने कहा है कि हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले का संज्ञान लिया है। हमें उम्मीद है कि सच अब सामने आ जाएगा सबके सामने। हम इस मामले को दोबारा संसद में उठाएंगे। हमारी कोशिश इस पर संसद में बहस करने की होगी। हमें पता है कि भाजपा इस पर बहस करना पसंद नहीं करेगी। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या पेगासस का डेटा किसी और देश के पास भी है या सिर्फ भारत सरकार के पास। जब इस पर जवाब नहीं मिला तो फिर हमने संसद को रोका। पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हुआ। हमने तब भी कहा था कि ये हमारे देश और लोकतंत्र पर आक्रामक है, हमला है। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार ने कुछ न कुछ गलत जरूर काम किया है, अन्यथा सरकार इन सवालों का जवाब देना चाहिए। अगर जवाब नहीं दे रहे हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि कुछ न कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ तो कुछ जरूर गड़बड़ है। दोस्तों, अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े नशीले पदार्थ मामले में एनसीबी के गवाह किरण गोसावी को पुणे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जहां गोसावी पिछले कई दिनों से फरार चल रहे थे। जहां गोसावी के खिलाफ अलग अलग थानों में 3 मामले दर्ज हैं। जब पुणे पुलिस की कमिश्नर ने उनको हिरासत में लिए जाने की पुष्टि की है। पुणे पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता ने बताया है कि नशीले पदार्थ मामले में क्रूज मामले में एनसीबी गवाह किरण गोसावी को हिरासत में ले लिया गया है। 3 दिन पहले गोसावी ने दावा किया था कि वे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित मड़ियाओ थाने में आत्मसमर्पण करने जा रहा है। वहीं हिरासत में लिए जाने से पहले गोसावी ने अपने सहयोगी रहे प्रभाकर साइल के दावों को झूठा बताया है। एएनआई के मुताबिक गोसावी ने कहा है कि प्रभाकर साइल झूठ बोल रहे हैं। मैं बस इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि उनकी सीडीआर रिपोर्ट जारी करनी चाहिए। मेरी सीडीआर रिपोर्ट या फिर चैट जारी किया जा सकता है। जहां प्रभाकर साइल और उनके भाई के सीडीआर रिपोर्ट साथ ही चैट सामने आए तो फिर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।
दोस्तों केंद्र सरकार ने नौकरशाही के कामकाज में बड़े सुधार की तैयारी कर ली है। यह 6 साल से इसकी कोशिश में जुटी सरकार आखिरकार अगले महीने से कामकाज की समय सीमा को तेज करने की कार्य प्रणाली लागू करने की कोशिश में है। यह सरकार के इस फैसले के बाद से अब कोई भी फाइल 4 हाथों से ज्यादा नहीं गुजरेगी। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक अब नए सिस्टम के जरिए मंत्री भी एक दूसरे को ई फाइल सबमिट कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस तरह के कदम से सरकारी कार्यालयों में कार्यात्मक परिवर्तन के साथ ही काम में तेजी आएगी। दोस्तों दीपावली से पहले आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगा है। यह डिटर्जेंट पाउडर से लेकर शैम्पू तक सब महंगे हो गए हैं। एफएमसीजी कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ ने अपने सभी प्रोडक्ट के दाम में 4 से 11% तक की बढ़ोतरी की है। यह कच्चे माल की कीमतें बढ़ोतरी के चलते कंपनी ने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए हैं। यह एक रिटेल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के मुताबिक कंपनी ने जुलाई से डिटर्जेंट पाउडर ब्रांड एरियल और टाइड के बड़े पैक साइज की कीमतों में 450% की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों पटना दीघा रेल लाइन पर बनने वाली सड़क की तरह ही पटना साहिब स्टेशन से लेकर पटना घाट के बीच की रेल लाइन हटाकर अगले साल तक 4 लेन सड़क का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। यह पूर्व पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने रविवार को बताया है कि रेलवे मंत्रालय भारत सरकार की रजामंदी मिल चुकी है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर बन चुका है। बिहार सरकार के साथ MOU साइन प्रक्रिया में है। यह घनी आबादी और मंडियों के बीच से होकर गुजरी ये सड़क लाखों लोगों को राहत पहुंचाएगी। इस महत्वपूर्ण सड़क के स्थल का निरीक्षण साल 2018 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ किया था। दोस्तों बिहार सरकार ने एक डीएसपी के ऊपर विभागीय कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया है। जहां गृह विभाग की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। जहां रोसड़ा डीएसपी और नवादा के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शहरियार अख्तर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए उनके प्रमोशन पर रोक लगाने के अलावा एक वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जब एसडीपीओ अख्तर नवादा में एसडीपीओ थे तब उनके कार्यालय में डीजीपी के आदेश पर ये डीजी ने जाकर निरीक्षण किया था। जहां इस दौरान कई खामियां पाई गई। दोस्तों इन दिनों भारत देश से जुड़ी हर सीमा पर जवानों की चौकसी बढ़ा दी गई है। जी हालांकि कुछ सीमाएं ऐसी हैं जहां से बेटी रोटी जैसे संबंध होने की वजह से ज्यादा सावधानी नहीं बरती जाती है। इन्हीं में से एक है भारत नेपाल सीमा जो बिहार में स्थित है। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि एसएसबी के जवानों ने अवैध तरीके से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी 3 उज्बेकिस्तान की महिलाओं सहित 2 भारतीय युवक को पकड़ा है। जहाँ एसएसबी 56वीं वाहिनी के पथरदेवी BOP के एसएसबी जवानों की ओर से चकोरवा के पास वाहनों की तलाशी लिए जाने के दौरान एक ऑटो पर सवार 3 विदेशी महिलाओं के साथ 2 भारतीय युवकों को पकड़ा गया है। जहां नेपाल सीमा क्षेत्र से भारतीय सीमा क्षेत्र में बिना किसी आवश्यक दस्तावेज के प्रवेश करने के बाद ऑटो पर सवार होकर भारतीय क्षेत्र में कहीं जा रही थी। इन लोगों के द्वारा बॉर्डर से ऑटो को किराए पर लिया गया था। जहां हिरासत में लिए गए उज्बेकिस्तान की 3 महिला सहित 2 भारतीय पुरुषों से पुलिस एसएसबी के अधिकारी सहित इमिग्रेशन और जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।